जनरल गाओशिन शफांग और आदू को उसके रूम में कैद करवा देते हैं और सूरज उगते ही वो शफांग को ली डायनेस्टी ले जाने का प्लान कर रहे थे, शादी का किया हुआ समझौता पूरा करने के लिए। यहाँ इन्हें खाना पहुँचाने के लिए जो मेड आती है वो इनके खाने के साथ एक रुमाल भी वहाँ छोड़ जाती है। देखने पर पता चलता है कि इस पर उसके फादर द्वारा एक मैसेज छोड़ा गया है। उसके फादर ने इसमें लिखा था कि ली डायनेस्टी से इस 2 राज्यों की शादी का समझौता पूरा करवाने के लिए ऑफिशियली जिसे भेजा गया है वो जनरल गाओशिन नहीं बल्कि डूक आंगवो है। इसीलिए गाओशिन पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी और इस सिचुएशन में सबसे अच्छा उपाय यही है कि वो डूक आंगवो के पास चली जाए। इतना सब होने के बाद शफांग ली डायनेस्टी और वहाँ के लोगों से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं रखना चाहती थी, पर फिलहाल के लिए तो यही एक उपाय दिख रहा था। शफांग की पूरी रात इसी सब के बारे में सोचते हुए बीत रही थी। क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत साबित हो सकता है, ये सारे सवाल उसे कंफ्यूज कर रहे थे। रात के खत्म होने तक उसकी सोच की सुई ऐसे एक डिसीजन पर आके टिक जाती है कि आदू इसे सुनकर एकदम भौचक्की रह जाती है। आखिर शफांग ने ली डायनेस्टी जाके क्राउन प्रिंस से शादी करने का मन बना लिया था। शफांग ने अपने फादर की हालत तो देख ही ली थी, इसलिए अब उसे अपने परिवार में सिर्फ उसका प्यारा भाई ही दिखाई दे रहा था। वो नहीं सह पाएगी अगर उसके भाई के यहाँ वापस आते ही ये सब उसके भाई को भी उससे छीन ले। इसलिए अपने देश, अपना भाई और यहाँ की अदर रॉयल प्रिंसेस और प्रिंसेस जिसमें उसके फादर का खून है, इन सब की सुरक्षा के लिए वो खुद को ली डायनेस्टी में कैद करने को तैयार है, जो शायद पहले वाली शफांग सोच भी नहीं सकती थी, करना तो दूर की बात है। नेक्स्ट डे शफांग आदू के साथ पैलेस मेड के भेष में वहाँ से भाग लेती है और डूक आंगवो के पास पहुँच जाती है। डूक आंगवो पूरी बात जानकर खतरे को भांप लेते हैं, इसलिए वो शफांग को जल्द से जल्द गाओशिन की नजर से बचा के ली डायनेस्टी पहुँचाना चाहते थे। आखिरकार डूक आंगवो का डर सच हो जाता है। गाओशिन की सेना ने उनके काफिले को घेर लिया था। वो हर सामान की तलाशी लेता है पर उसके सैनिकों को मिलता कुछ भी नहीं है, और मिलेगा भी कैसे। शफांग और आदू तो इधर आर्मी के भेष में खुद को छुपाए हुए थे। डूक आंगवो जाते जाते गाओशिन को धमकाते हैं कि वो उसकी इन गलत हरकतों की रिपोर्ट किंग तक जरूर पहुंचाएगा और पनिशमेंट भी दिलवाएगा। इसी के साथ डूक आंगवो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लग रहा था कि ये सब डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन नहीं। जनरल गाओशिन की नजर चील से भी तेज है। शफांग का अफसर सामने आने पर अब शफांग चुप नहीं रहती और गाओशिन का सामना करती है। उसे जवाब देती है कि वो ली डायनेस्टी की होने वाली क्राउन प्रिंसेस के साथ मिसबिहेव कर रहा है और ये सब डिस्टर्बेंस क्रिएट करके वो सीधे ली डायनेस्टी के किंग के खिलाफ जा रहा है। गाओशिन का एक्सक्यूज था कि प्रिंसेस शफांग को इस तरह छुपा के इतने फीके तरीके से ली डायनेस्टी तक ले जाना ली डायनेस्टी की शान का अपमान है। गाओशिन डूक आंगवो से मांग करता है कि वो अभी के लिए प्रिंसेस शफांग को उसके साथ वापस शीजू भेज दे। बाद में वो खुद आलीशान तरीके से प्रिंसेस शफांग को ली डायनेस्टी के लिए रवाना करवाएगा। जब डूक आंगवो गाओशिन की बातों को नहीं मानते तो वो अपने असिस्टेंट को इशारा करके किंग के लिए एक लेटर लिखने का आदेश देता है, जिसका कंटेंट था कि सफर के दौरान डूक आंगवो के काफिले पर डाकुओं की टोली ने हमला कर दिया और इस हमले में डूक आंगवो सहित उनके सारे साथी मारे गए। इस लेटर की एंडिंग के साथ ही एक झटके में वो डूक आंगवो को मार देते हैं। इवन वहाँ मौजूद सभी को ही मार देते हैं सिवाय शफांग के, जो ये सब देखकर डर से पत्थर बन चुकी थी। इधर जनरल पे छंग इनसे शीजू से जुड़ी बातों पर ही चर्चा कर रहे थे। ये दोनों हैरान थे कि अचानक से शीजू किंग ने शफांग की शादी ली डायनेस्टी में कराने के लिए हाँ कैसे कर दी। और एक बात और इनकी समझ से परे थी कि जब शादी से जुड़ी सारी जिम्मेदारी डूक आंगवो को सौंपी गई है तो जनरल गाओशिन इस मैटर में इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनकी बातों से हमें ये साफ मालूम पड़ रहा था कि इन्हें जनरल गाओशिन द्वारा शफांग के फादर और मदर पर किए हुए अत्याचारों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इससे पहले कि इन्हें इन सब के बारे में कुछ पता चलता, इन्हें किंग का आदेश मिल जाता है कि वो इन्हें जोंगयांग वापस बुला रहे हैं। इधर इन लाशों के ढेर के बीच एक पर्सन ऐसा भी था जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी।
और ये थी आदू। काउशन यहाँ खुद आके छंगे से मिलता है और बड़ी खुशी से आंखें नचा के उसे बताता है कि उसने आज एक बहुत ही कीमती उपहार खास उसके लिए तैयार किया है। छंगिन अंदर जाके देखता है तो उपहार के रूप में शफांग उसे मिलती है। एंड अब आप समझ सकते हैं कि क्यों जनरल काउशन शफांग में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। सो बात ये थी कि कुछ दिन पहले काउशन को उसके फादर दी मास्टरमाइंड जनरल गाओ और छंगिन की चालबाज सो कॉल्मा दी क्वीन का लेटर मिला था, जो काउशन से चाहते थे कि वो किसी तरह से छंगिन और शफांग को एक साथ सेट कर दे। और एक बार अगर शीजू प्रिंसेस की शादी छंगिन से हो गई तो फिर तो किंग को छंगिन को क्राउन प्रिंस का टाइटल देना ही पड़ेगा। अंदर यहाँ छंगिन शफांग पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करता है, वो उसे उस बंधन से भी आजाद कर देता है। छंगिन को इस सब का मास्टरमाइंड समझते हुए वो उसे टॉन्ट मारती है, मुझसे शादी करने के लिए बहुत बेताब हो ना? पहले मेरे अब्बा को मारा, मेरी माँ को मरने के लिए मजबूर कर दिया, मेरे पिता को पागल बना दिया तुमने, और अब मुझे यहाँ जबरदस्ती उठा लाए। प्लीज छंगिन, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा ना? छंगिन शफांग के इल्जामों से चिढ़कर बातें क्लियर करने की जगह उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है कि हाँ, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारी शादी ली डायनेस्टी में होना तय है, तो फिर तुम्हारी शादी किसी से भी हो क्या फर्क पड़ता है? शफांग इसका जवाब देती है, किसी से भी कर लूंगी पर तुमसे नहीं। कोई भी चलेगा जो बस तुम्हें मारने में मेरी मदद करे, चाहे वो एक गुलाम ही क्यों ना हो। शफांग रिवील करती है कि वो ली डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस से शादी करने के लिए सिर्फ इसीलिए राजी हुई है क्योंकि वो क्राउन प्रिंसेस की पावर पोजीशन यूज करके उससे बदला लेना चाहती है। उसी समय कूजियान वहाँ प्रकट होता है और शफांग को सच्चाई से रूबरू करवाता है कि ली डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस तो कब का मर चुके हैं और आगे चांसेस यही है कि अगला क्राउन प्रिंस ली छंगिन ही बनने वाला है। शफांग पहले से और भी ज्यादा टूट जाती है जब उसे कूजियान से पूरी बात पता चलती है कि कैसे उन्होंने छंगिन को क्राउन प्रिंस बनाने के लिए उसे अपनी बातों में फंसाया, छंगिन की गलत पहचान बताकर उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया। शफांग को तो अब विश्वास हो गया था कि कूजियान ने सिर्फ यही नहीं, पता नहीं कितनी और भी बातें उससे छुपाई होगी। उसके शिफू ने उसके भरोसे का खून किया और उसके प्यार ने उसके अपनों का खून किया, और इस सब की जिम्मेदार वो खुद है जिसने अपने भोलेपन में आके इन्हें ऐसा करने का मौका दिया। इन दोनों से कई गुना ज्यादा उसे अपने आप से नफरत हो गई थी। ये बात उसके मन में बैठ गई थी कि ये दोनों नहीं, वो खुद अपने परिवार की खूनी है। शफांग छंगिन को उनके पहले मुलाकात के समय की वो 3 विशेष याद दिला के अपनी दूसरी विश उससे मांगती है कि वो अभी इसी वक्त कूजियान को मार दे, क्योंकि वो चाहती है कि छंगिन को भी अपनों को मारने का एहसास पता चल सके, उससे भी खुद से वो नफरत फील हो जो वो हर एक पल फील कर रही है इस समय। शफांग के अंदर अपने लिए इतनी नफरत महसूस करके कूजियान खुद ही अपने आप को छंगिन की तलवार के आगे खड़ा कर देता है, लेकिन छंगिन शफांग की ये विश पूरी करने से मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि इस सब में कूजियान की कोई गलती है। कूजियान को तो ये सब करने के लिए उसने ही फोर्स किया था। शफांग इनके प्यार को देखकर sarcastically कहती है, वाह क्या भाईचारा है। शफांग के खेमे से बाहर आके ये दोनों आपस में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि शायद उनसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। इधर अब तक आदू यहाँ से वहाँ भटकते हुए शफांग के खेमे तक पहुँच गई थी और बिना देरी किए दोनों उस खेमे से भाग लेते हैं। इस बार भी कूजियान उनका पीछा नहीं छोड़ता, उनकी भागने में पूरी मदद करता है। छंगिन की सेना से निपटने के बाद कूजियान शफांग का रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। वो चाहता था कि शफांग इस समय जहाँ भी जाए उसे अपने आसपास रहने दे, एटलीस्ट वो उसे रास्ते में आने वाले डेंजर से प्रोटेक्ट तो कर सकेगा। हालांकि अब शफांग को अपनी शिफू कूजियान पर एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं रह गया था। आदू कूजियान को शफांग से दूर रखने के लिए उस पर वार करने लगती है। शफांग की वजह से कूजियान आदू को कोई चोट नहीं पहुंचाता है, बस वो उसके हर एक वार को अवॉइड करता रहता है। इस पूरे टाइम में उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ शफांग पर ही टिकी हुई थी। शफांग अब अपनी शिफू से किसी भी तरह का अटैचमेंट
और कनेक्शन नहीं रखना चाहती है। और कूचयान तक अपना ये मैसेज साफ साफ पहुंचाने के लिए वो कूचयान के सामने उसका दिया हुआ वो विशल एरो तोड़ देती है। अब नहीं है उसे जरूरत अपनी शिफू की, इस एरो की, उनके प्रोटेक्शन की और ना ही उनके साथ की। कूचयान शिफांग के इस एक्शन से सुन्न पड़ जाता है और इसी डिस्ट्रैक्शन में वो आदू का अगला वार अवॉइड नहीं कर पाता और आदू का वो खंजर उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। शिफांग को ऐसे देखते देखते वो ऊंची पहाड़ी से सीधा नीचे गिर जाता है। अपनी शिफू को इस तरह से उसे अलविदा करना होगा, ये कभी सपने में भी शिफांग ने सोचा नहीं था। छांगिन की सेना अभी भी उसके पीछे थी, इसीलिए उन्हें तुरंत वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते शिफांग और आदू एक अजीब सी गुफा में आ पहुंचते हैं। अंदर इतना कोहरा छाया हुआ था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ कदमों और बोलने की आवाज गूंजते हुए सुनाई दे रही थी। छांगिन और जनरल पे भी शिफांग का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे। शिफांग के कार में जब छांगिन की शिफांग शिफांग पुकारने की आवाज जाती है तो पैनिक होकर वो एक दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ जाती है और आदू से उसका रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। रास्ता इतना भूल भुलैया वाला था कि आदू शिफांग को वापस ढूंढ ही नहीं पा रही थी। शिफांग को जो भी रास्ता मिल रहा था वो उसी रास्ते पर चलती जा रही थी। छांगिन को रास्ते में शिफांग के कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे पता चल गया था कि वो सही रास्ते पर है। उसी रास्ते को फॉलो करते करते वो गुफा से बाहर एक ऐसी जगह पर आ जाता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में बनी किसी जगह पर आ गया हो। उसकी नजर शिफांग पर आके टिक जाती है, जो इन नजारों को देखकर बहुत खुश लग रही थी। आखिर जिस जगह को वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो मायावी झील आज उसकी आंखों के सामने है। छांगिन को देखते ही वो उसे पॉइंट करती है, देखा, मैंने कहा था ना, मायावी झील सच में होती है। छांगिन मायावी झील की बातों को इग्नोर करते हुए शिफांग को उस रिस्की जगह से उतरने का इंस्ट्रक्शन देता है। शिफांग यहाँ से नीचे आने के लिए एक शर्त रखती है कि अगर तुम मेरे लिए अभी 100 जुगनू पकड़ के ले आओ तो मैं आ जाऊंगी नीचे। ऐसी जगह पर वो भी इस समय में छांगिन 100 जुगनू तो छोड़ो, 1 जुगनू भी नहीं ला सकता है। सो छांगिन धीरे धीरे उससे यहाँ वहाँ की बात करते हुए शिफांग के करीब आने लगता है, उसे पकड़ के नीचे ले आने के लिए। हालांकि शिफांग उसके इरादे भाप लेती है और छांगिन के हर बढ़ते कदम के साथ अपने कदम पीछे की ओर लेने लगती है। छांगिन का ये पैतरा काम नहीं करता तो वो उसे धमकाने लगता है कि अगर तुम यहाँ से नीचे कूदी तो मैं तुम्हारे शीजू राज्य को बर्बाद कर दूंगा। शिफांग केयर फ्री होकर जवाब देती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम शीजू को बर्बाद कर दोगे तो तुम राज किस पर करोगे। ली डायनेस्टी का एक बड़ा हिस्सा खो दोगे तुम, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपना नुकसान कर सकते हो। शिफांग के पास अब इस जिंदगी में कुछ भी तो नहीं बचा था जिसके लिए वो रुक जाए। तानची को खो दिया, उसका इकलौता घर शीजू, उसने भी ली डायनेस्टी के सामने घुटने टेकती है। माँ, पिताजी, अब्बा, कोई भी तो नहीं बचा है उसके पास जो उसके दर्द की दवा बन सके, जो उसके सर पर प्यार से हाथ रख के उसके बेचैन मन को शांत कर सके। कोई नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। इस वक्त में वो जो दर्द महसूस कर रही थी वो दर्द अब उसके बर्दाश्त से बाहर का हो चुका है। इसलिए आज इसी पल वो इस झील में कूद के हमेशा के लिए अपना ये दर्द भुलाना चाहती है, और इस प्यार को जो इस दर्द की सबसे बड़ी वजह है। शिफांग तुरंत ही नीचे कूद जाती है, पर छांगिन उसके गिरने से पहले ही उसे अपने हाथों में जकड़ लेता है। वो पूरी ताकत लगा के उसे ऊपर खींचने की कोशिश में लगा था, हालांकि शिफांग उसकी ये कोशिश कामयाब होने नहीं देती। एक सेकंड भी नहीं बीतता कि छांगिन भी शिफांग का साथ निभाते हुए नीचे कूद पड़ता है। छांगिन ने शादी के तोहफे के तौर पर शिफांग को जो प्रोटेक्टिव नेकलेस दिया था वो अब वापस छांगिन के हाथों में आ जाता है।
छांगिन उसे कहता है कि अगर तुम सब कुछ भुलाना चाहती हो तो मैं इसमें भी तुम्हारे साथ हूँ। दोनों एक साथ छपाक से उस झील की गहराई में समा जाते हैं। धीरे धीरे एक एक करके उनकी सारी यादें, उनके साथ में बिताए हुए वो सारे पल मिटते जा रहे थे। अब कोई कूश शाव नहीं था जिससे शफांग ने प्यार किया था, और अब कोई शफांग भी नहीं थी जिसको छंगी ने पूरे दिल से अपनी पत्नी बनाया था।